आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं मेरे पास। आज ही मैं आपको विज्ञान में 70 में 70 में बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। कोड है 824 आई ऊपर मेरे पास फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर अंक मार्क और नीचे अपना नाम सही से डालना है। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। नीचे जब आप पढ़ोगे मेरे पास तो सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा और सामान्य निर्देश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। पहला बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। वही अगर आप बात करें दूसरे निर्देश को लेकर तो बोला कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद तीसरा निर्देश है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में भी 3 उपखंड रहेंगे, खंड ब में भी 3 उपखंड रहेंगे। अब 3 उपखंड क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों के अलग अलग खंड बनते हैं, इसलिए 3 खंड देता है। इसके बाद चौथा कि प्रश्न पत्र के खंड अ में वो विकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआरसी पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से करें। कहने का मतलब खंड अ में क्या रहेगा? खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो विकल्पीय प्रश्न रहेगा। उनका उत्तर कहाँ पे देना होगा? ओएमआरसी पे। आप नीले पेन का यूज कर सकते हो या आप काले पेन का यूज कर सकते हो रखने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पे होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं लेकर आप लोगों को जाना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवा। फिर खंड अ में वो विकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो खंड अ में जो वो विकल्पीय प्रश्न है उसमें बोला कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर आप बात करें 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद है खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितने? 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब हर प्रश्न क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का, जितना भी नंबर का कोई प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। अगर आप उपखंड क कर ले रहे हो फिजिक्स वाला, ख करने जा रहे हो केमिस्ट्री का, तो उसको नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। इसी तरह ग वाला बायोलॉजी वाला करने जा रहे हो तो उसको नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। इसके बाद लास्ट निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें जितने प्रश्न दिए सारे प्रश्न करना जो है वो अनिवार्य है। तो निर्देश देखिए पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा खंड अ और खंड अ में रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें भी सबसे पहले आएगा उपभाग पहला। मैंने कहा कि 3 उपखंड रहेंगे जिसमें से उपभाग पहला है फिजिक्स वाला प्रश्न, इसके बाद उपभाग दूसरा आएगा केमिस्ट्री का, फिर उपभाग तीसरा आएगा बायोलॉजी का। देखिए उपभाग पहला है आप लोगों का फिजिक्स का, जिसमें पहला प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेंस है जो कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। एक चीज आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। एक चीज तो मान के चलिए आप कि वो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर कोई छोटी वस्तु को अगर हमें देखना होगा तो हमें एक ऐसा लेंस का प्रयोग करना होगा जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आप कैंसिल कर दोगे। क्लियर है? अब आपके पास ऑप्शन बचा 2, उत्तल लेंस इसमें भी है, उत्तल लेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। तो याद रखिएगा जितना फोकस दूरी कम होगा
के बाद अगर हम 5वें नंबर की बात करें, 5वें पे आपका नीला आता है और 6वें नंबर पे क्या आता है आपका जामुनी आता है। क्या आता है? जामुनी। और 7वें नंबर पे तब जाके मेरे प्यारे बच्चों आपका बैगनी आता है। तो सबसे अधिक विचरण बैगनी रंग का होता है। तो क्या बैगनी रंग ऑप्शन में दिया है? तो बैगनी नहीं दिया तो इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या है? जामुनी। क्या जामुनी दिया है? जामुनी भी नहीं दिया, इसको हम कर देंगे कैंसिल। क्या बचा? नीला। और नीला ऑप्शन में दिया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हम चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और सबसे कम वही पूछ ले तो सबसे कम विचरण होता है लाल रंग का और सबसे अधिक बैगनी रंग का। अगर बैगनी ऑप्शन में ना दे, जामुनी दिया तो जामुनी को मार दीजिए, जामुनी रहेगा तो नीला को मार दीजिए, नीला नहीं तो हरा को मार दीजिए। इस तरह ऑप्शन के थ्रू हम लोग मारेंगे। आप जाके कंसेप्ट बिल्कुल आप लोगों का क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि कॉलम 1 में दी गई मात्रों का सुमेलन मैचिंग कॉलम सेकंड में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। इधर आपका मात्रक दिया, इधर आपका भौतिक राशि दिया हुआ है। मात्रक वो होता है तो ये दूसरा वाला किससे मिलेगा? ए से। ठीक है, मतलब ए वाला किससे मिलेगा? दूसरा। इसके बाद वाट की अगर हम बात करें तो वाट किसका होता है? शक्ति। शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। तीसरा वाला किससे मिलेगा? बी से, मतलब बी जो है किससे मिलेगा? वो तीसरा से। एम्पियर विद्युत धारा सी वाला किससे मिलेगा? पहला से। और वोल्ट, वोल्ट तो आपका विभवांतर का है। तो अब देखिए ए वाला मिला दूसरा से, ए वाला मिला आपका दूसरा से, तो ए वाला मिला दूसरा से, बी वाला मिला तीसरा से, बी वाला मिला तीसरा से, सी वाला मिला पहला से और डी वाला मिला चौथा से। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन जो मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा ना? बिल्कुल आराम से आप लोगों को बता रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप भूल ना पाओ एग्जाम में। क्लियर है? चलिए वही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1/R2 होगा। मेरे ख्याल से दो प्रतिरोध दिया हुआ है, एक तो R और दूसरा 2R। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है, फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ा है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे। आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम का क्या होता है? यहाँ पे अगर हम R1 निकालें, R1 बराबर क्या होता है? जितना भी प्रतिरोध दिया सबको जोड़ दो। तो प्रतिरोध एक तो R दिया है और एक प्रतिरोध आपका 2R दिया है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 3R आ जाएगा। या श्रेणी क्रम में। अब कह रहा है कि इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए। क्वेश्चन में तो ये बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या जोड़ेंगे इसको? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/R2 बराबर, ठीक है, इसे R1 मानते R2 मान लेता हूं, तो 1/R2 बराबर 1 पहला प्रतिरोध R था, फिर 1 दूसरा प्रतिरोध 2R है। अब यहां से हो जाएगा 1/R2 बराबर, अब एलसीएम लेंगे R 2R का एलसीएम होगा 2R, R से R कैंसिल बचा 2, इधर आपका 2R से 2R कैंसिल बचा ऊपर 1, इसे करोगे तो 2 1 3 3 कितना जाएगा 2R। हमको तो R2 का चाहिए था, R2 को मैंने ऊपर कर दिया, तो R2 गया ऊपर, इधर आपका 2R गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। हमें अनुपात किसका पूछा है? अनुपात R1/R2 का पूछा है। तो R1/R2 का अनुपात पूछा है। R1 का वैल्यू कितना आया है? 3R, और R2 का वैल्यू कितना आया है? 3/2R आया है मेरे बच्चों। ठीक है, अब यहां से देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। अब ये जो 3 है जाके ऊपर हो जाएगा, ये 3 जाके किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। तो हो जाएगा R1/R2 बराबर 3 3 9R, 9R/2R, तो R से R कैंसिल 9/2, 9/2 जो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। R1/R2 का अनुपात कितना गया? 9/2। अब देखिए 9/2 का मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना डिटेल में आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, जितना डिटेल में आप लोगों को समझा सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है और इधर आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम लगाएंगे, जब हम यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। इसी तरह होता है, आपको मालूम है मेरे बच्चों कि ये धारा को डिनोट करता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है और ये बल की दिशा को डिनोट करता है। अब पूछा है क्या यहाँ पे कि क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल। तो अब देखिए ध्यान से, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र को मैं इस तरह करूंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब बल को डिनोट कर रहा है अंगूठा, तो अंगूठा एकदम सीधा जा रहा है ऊपर, तो ऊपर की तरफ, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज के तल के लंबवत। इस तरह मतलब लंबवत होता है, तो कागज के तल के लंबवत किसके? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ये तो नीचे ये वाला ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर।
क्लियर है? समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपभाग दूसरा। आइए उपभाग दूसरा है, दूसरा में प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। 1 नंबर के प्रश्न मेरे बच्चों आ गया। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉल में जो क्रियात्मक समूह है मेरे बच्चों वो है आपका CHO, क्योंकि CHO इसलिए है क्योंकि प्रोपेनॉल में जो होता है क्रियात्मक समूह, अगर प्रोपेनॉल को तोड़ूंगा तो प्रो धन अल के रूप में टूटेगा, और जो अल है वो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो CHO होता है, बात आपको मालूम है। ये वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उदासीन घोल में पीएच मान है। 1 नंबर के प्रश्न है, तो उदासीन घोल में पीएच, उदासीन आप लोगों को मालूम है, ये ग्राफ आपने सीखा ही है। यहां से होता है 0, यहां से होता है 7 और यहां से होता है 14। 7 का मतलब होता है मेरे बच्चों उदासीन, और उदासीन 7 से जितना आप कम होगे अम्लीय होता जाएगा, 7 से जितना ऊपर जाओगे क्षारीय होता जाएगा। तो हालांकि उदासीन घोल का पीएच मान पूछा है, उदासीन घोल का मान पीएच कितना होता है 7 होता है। 7 से कम जितना जाओगे अम्लीय, 7 से जितना ऊपर जाओगे क्षारीय। क्लियर कांसेप्ट? चलिए प्रश्न नंबर 10 आइए, क्या निम्नलिखित में कीटोन है। अब यहां पूछा है कि कीटोन है निम्नलिखित में, तो देखिए कीटोन इन चार में से कौन ये बताना है। तो कीटोन की हम बात करें तो वो आपका प्रोपेनोन, जिसके लास्ट में नोन आए, ठीक है, प्रोपेनोन उन की बात कर रहा है। सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब कांसेप्चुअल मेरे पास तुरंत इसका जवाब दे पाओगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 के ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, या तत्व है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए दो तत्व हो जाएगा आप लोगों का पोटेशियम, क्योंकि जब पोटेशियम को जल के साथ क्या करोगे, अभिक्रिया करोगे तो उत्पाद के रूप में मेरे आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। तो सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर यहां से आप लोगों का कंफर्म हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है निस्तापन। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है मेरे बच्चों। उच्च ताप पर गर्म करके जब हम लोग ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो वो क्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया आपका दिया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट और लोहा, फिर यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाया आयरन सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर है। कह रहा है कि मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया ये पूछा है। तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम लोहा से करा रहे हैं, तो ये देखिए लोहा जो कर क्या रहा है कि सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो कॉपर को विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब अधिक अभिक्रिया से वाला तत्व कम अभिक्रिया से वाला तत्व को उसके यौगिक में से उसको निकाल कर बाहर फेंक दे, वो होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? डी वाला ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से मिल गया। अब आएगा उपभाग सेकंड, यहाँ से मेरे आपको बायोलॉजी वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 1 नंबर के प्रश्न है, मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो पौधा के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए डी वाला, इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से। 1 नंबर के प्रश्न है, तो पादप हार्मोन से बताना है आप लोगों को, तो आपको साइटोकाइनिन, बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन से एक साइटोकाइनिन। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16, पराग कोष में होते हैं, बहुत सिंपल है। पराग कोष में तो पराग के कण होंगे, सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। कितना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, पूर्णरुद्ध भवन जिसे हम लोग पूर्वजनन कहते हैं, उनके द्वारा प्रजनन होता है। 1 नंबर के प्रश्न मेरे जो है, तो देखिए पूर्णरुद्ध भवन पूर्वजनन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है। देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोप्लेनेरिया दोनों में होता है, लेकिन दोनों का ऑप्शन मिल जाए तो हम लोग मारेंगे प्लेनेरिया में। पूर्णरुद्ध भवन पूर्वजनन किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 1 नंबर के प्रश्न मेरे जो, तो देखिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर कि निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। 1 नंबर के प्रश्न है, तो कह रहा है कि कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण। चार ऑप्शन में कौन क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे जो पारितंत्र का उत्पादक है। सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, तो देखिए गोल और झुर्रीदार विस्तार किया है, लंबे और बौने पौधे का भी, सफेद और बैगनी फूल का भी किया है, मतलब इनमें से सभी। डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए खंड यहां से स्टार्ट हो रहा है। खंड में आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। इसमें से भी सबसे पहले उपभाग पहला है, फिजिक्स वाला प्रश्न आया है, प्रश्न संख्या 21, जिसमें दो प्रश्न है, पहला और दूसरा। पहला हल करोगे 2 नंबर, दूसरा हल करोगे 2, टोटल मिला के कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। पहला क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 2 घटनाएं कौन सी है? जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देना भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्यास्त के समय जो लंबे समय तक सूर्य लाल दिखाई देता है वो भी आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। तो 2 ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताइए। तो दृष्टि दोष अगर बात करें आपके बुक में, एक निकट दृष्टि दोष है, एक दूर दृष्टि दोष है, एक ग्राह दृष्टि दोष है, एक अबिंदुता है और एक वरदानता है। 5 है, 5 का नाम लिख दीजिएगा, हो गया आपका। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 22, बोला कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। इसमें मिलेंगे 2 नंबर और नीचे वाले पे मिलेंगे 2 नंबर, टोटल मिलेंगे 4 नंबर। मतलब उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है और उत्तल लेंस का। तो उत्तल दर्पण का 2 उपयोग हो गया, जैसे वाहनों के पीछे देखने वाला दर्पण उत्तल दर्पण लगा होता है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर जो आप सड़कों पे देखते हो ना, जो लाइट रात को जलती है वो भी उत्तल दर्पण का ही उसमें प्रयोग होता है। और उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की बात करते हैं, जैसे चश्मा बनाने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और कैमरे में भी आप देखोगे तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख लीजिएगा चश्मा बनाने में, कैमरे में। क्लियर है? चलिए ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपका अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताइए। तो मेरे ख्याल से उत्तल लेंस से तो आप बना सकते, उत्तल लेंस में अवतल लेंस दिया है कि अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताइए। तो बिल्कुल आप बता दोगे, मेरे ख्याल से मैं आपको बता देता हूं, बता दोगे। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है, इसका द्वार हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से, और ये होगा आपका क्या F2 और ये हो जाएगा आपका 2F2, ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो गया आपका 2F2। ये बात आप जानते हो। और किस वस्तु को अनंत कर दिया जाए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये आपका कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो इसको क्या कर देगी, यहाँ पे ऊपर ऑफसेट कर देगी, फैला देगी। इसी तरह इधर आओगे, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ऑफसेट कर देगी। तो ऑफसेट करके पीछे आपका यहाँ से जब इसको मिलाओगे तो आपको F2 से होती नजर आएगी। इसका प्रतिबिंब बन रहा है, F2 बन रहा है, सिंपल ऐसे लिखिएगा। प्रकृति कैसा बन रहा है? आभासी तरह सीधा बन रहा है। ठीक है, और आकार की बात करें तो बिंदु आकार का बन रहा है। कहां पे बन रहा है? F2 पे बन रहा है। इस तरह कर देना। क्लियर हो गया? इतना दिमाग तो आपके पास है, इतना बता दिया आप करोगे। अब इस प्रश्न क्या है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रश्न है, इसमें 2 नंबर मिलेंगे और नीचे वाले पे भी आपके 2 नंबर मिलेंगे, तब देखिए 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होगा। तो क्या है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको मालूम है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? स्लोरी क्रम में, और एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक के कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे ऊर्जा पूछा है कि कितना ऊर्जा उपयोग किया जाता है, यूनिटों की संख्या पूछा है। तो आपको फार्मूला मालूम चाहिए कि यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा और गुणे दिन, और बटन कितना होता है? 1000। रख दीजिए। वाट कितना दिया है? 500 वाट। घंटा कितना दिया है? 12 घंटा। दिन दिया है 30 दिन, और नीचे लिख दोगे आप 1000। दिख रहा है आपको? 1000 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 5 60 18 180 किलोवाट
लो 180 किलोवाट आ गया, चाहे 180 यूनिट लिखो, चाहे 180 किलोवाट लिखो, ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बच्चों क्या है कि किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। ठीक है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप ये छड़ बना लीजिएगा, ये छड़ हो गया, इसको ऐसे रंग दीजिएगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो आप ऐसे करते जाइएगा, ऐसे ऐसे करते जाइएगा, यहाँ पे एरो इस तरह कर दीजिएगा कि इसकी दिशा इस तरह की है। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे कर देना। ठीक है, लो भाई, तैयार हो गया। चलिए इसके बाद दूसरा धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मेरे ख्याल से पहला तो परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, और परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सब लिख देना, हो गया आपका, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ का नियम तो सबको मालूम है, ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 3 ही अंगुली है। ठीक है, 3 ही अंगुली है मेरे ख्याल से। एक आपका क्या है, अंगूठा हो गया, एक आपका तर्जनी हुआ, एक मध्यमा हो गया। तो मतलब उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली जिसे हम लोग तर्जनी बोलते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और दूसरी अंगुली जो मध्यमा बीच वाली अंगुली है वो विद्युत धारा को दर्शाती है, और अंगूठा जो होता है वो चालक लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। बस हो गया, उसका चित्र बना लीजिएगा, कंप्लीट। चलिए 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देख लो। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जैसे 3 मैंने बताया, अगर तीनों नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि अगर तीनों प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो आपको अथवा करके प्रश्न दिया, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए अगर तीनों नहीं करना चाहते हो तो ये सिर्फ 2 कर दो। ये दोनों प्रश्न 3 नंबर का है तो 6 नंबर मिल जाएगा। वो 3 प्रश्न थे 2 नंबर का। क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मेरे का तो पहला नोट करना कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहां पे जाती है, दक्षिण ध्रुव में जाती है। चुंबक के कहां जाती है, बाहर जाती है। दूसरा लीजिएगा कि यह चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा लीजिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित ऐसे करते हैं। इसके बाद चौथा लीजिएगा चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती, दूसरे को कभी नहीं काटती। बस 4 हो गया, लिख लीजिएगा। इस बार घरेलू विद्युत परिपथ में कितने प्रकार के तार उपयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा उनके आवरणों का रंग लिखना है। तो मेरे ख्याल से आपके घर में कितने प्रकार के तार उपयोग में लाए जाते हैं, तो आपको 3। एक होता है विद्युत में तार, पहला विद्युत में तार। विद्युत में तार क्या होता है कि विद्युत में तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाता है, तो धारा पहुंचाने का काम करता है विद्युत में तार। या आमतौर पर किस रंग का होता है, लाल रंग या भूरे रंग का होता है। दूसरे तार की बात करें, दूसरा होता है उदासीन तार। उदासीन तार वो तार होता है जो उपकरण से धारा क्या करता है, वापस ले आता है, और यह आमतौर पर किस रंग का होता है, नीले रंग का। और एक अर्थिंग होता है, आपको मालूम है, भूसंपर्क तार जिसे कहते हैं। इसमें आमतौर पर कोई धारा होती नहीं है, इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, और इसका रंग हरे रंग का होता है। ठीक है, तीनों को डिटेल में आपको बता दिया। चलिए यहाँ से स्टार्ट होगा भाग दूसरा। अब यहाँ से आप लोगों का केमिस्ट्री वाला प्रश्न। अब देखिए यहाँ से सारे क्वेश्चन पढ़ा लोगे। बोला निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब यहाँ एसिटिलीन, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखना, बिल्कुल लिख दोगे। दूसरा है कि इथेनॉल की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण देना है आप लोगों को। तो 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, टोटल का कितना हो गया, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। लो भाई हो गया। इसी तरह प्रश्न नंबर 26 4 नंबर का है। पहला दहन प्रक्रिया को समझाइए, इसके 2 उदाहरणों को रासायनिक समीकरण दीजिए। तो दहन प्रक्रिया किसे कहते हैं उसको लिख दीजिएगा, और रासायनिक समीकरण लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न की सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका उपयोग लिखिए, तो 2 नंबर इसमें मिलेगा। टोटल का 4 नंबर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अम्ल और क्षार क्या समझते हैं, सबको मालूम है किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए, 3 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। और बीवार की व्यंजक चूड़ प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए। व्यंजक चूड़ कैसे प्राप्त करते हैं उसका विधि लिखना है, किस विधि से प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ रासायनिक समीकरण लिख के बताना है, और 2 उपयोग लिखना है। 3 नंबर यहाँ से मिलेगा, 6 नंबर हो गया। अगले प्रश्न नहीं करना चाहते, प्रश्न नंबर 27 अथवा करके दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मिसेल किसे कहते हैं, 2 नंबर से मिलेगा। संरक्षण किसे कहते हैं, मतलब संचालन, संचालन को मालूम है। इसके बाद तीसरा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बताइए, 2 नंबर इसके। टोटल का 6 नंबर हो जाएंगे यहाँ से, या तो ये वाला कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों ही 6 नंबर के हैं। इसके बाद आ जाएगा उपभाग तीसरा। उपभाग तीसरा प्रश्न नंबर 28, कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना है। 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर से जरूर आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण लिखना है और चित्र के माध्यम से इसको समझाना है। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त लिखिए, प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधा भोजन बनाता है, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, 2 नंबर मिलेगा। मानव हृदय क्या है, मानव हृदय के बारे में लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। 4 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़िए। बोला है तीसरा प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी तीसरा है कि ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसका महत्व प्रकाश करिए। तो ओजोन परत क्या है उसके बारे में बताना है, 4 नंबर मिलेगा। ये आपका प्रश्न 31 लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना, 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, 3 नंबर। मेंडल के नियम लिखिए, 3 नंबर, 6 नंबर हो गया। अगले प्रश्न नहीं करना चाहते अथवा वाला है, नीचे आपको अथवा वाला प्रश्न दिया है कि मानव हार्मोन्स पे एक निबंध लिखिए, आपको अकेला ही 6 नंबर देगा कि मानव हार्मोन्स कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डिटेल में लिखिए, 6 नंबर ले जाइए। इस प्रकार पूरा का पूरा इस पेपर एनालिसिस करके बता दें, सिर्फ याद आप लोगों को करना है, पूरा पेपर मैंने बता दिया। तो जिसको 70 में 70 चाहिए विज्ञान में, इस पेपर को पूरा रट डालिए, याद कर डालिए, आपका 70 में 70 में बिल्कुल आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।